नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम भाग में हमने समाप्त किया था वहाँ जब होरी अपनी फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तो क्या तू समझती है कि मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। अब आज उससे आगे जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ। भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार से कहा, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहागही वह दृढ़ था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दें और हांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायें तो ना दूध दें न उनके बछड़े ही किसी काम के हों, बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चलें। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चौन न करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर
राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीड़ों के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नज़र आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। धन्यवाद।